वजीर आज़म को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अवामी एतमाद है? ये बात तो मैं भी आपकी मानता हूं कि इमरान खान वो रवायती सियासतदान नहीं है जो टीटियां लगाता है, जो ब्लैक मेलिंग में आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हंसने हंसाने का दिन है आज। असद उमर साहब ने सबसे पहले अवाम की दिलबस्तगी का, उनके दिल के बहलाने का ख्याल करते हुए एक अजीब सा बयान दिया है। अपने तौर पर यकीनन वो संजीदगी की इंतहा पर रहे होंगे। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये बयान कुछ सुना सा लगता है, नहीं? ये बयान पहली मर्तबा नहीं सुन रहे। जब यहाँ 90 पर झूम झूम करके अल्ताफ़ हुसैन का गीत माला सुनाया जाता था और पजामे पहने हुए जितने भी पजामे खान बैठे हुए होते थे वो सब भी झूम झूम करके ऐसी ही लंतरानियाँ सुना रहे हुआ करते थे। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी हो रहा है। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, ये सब पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। इस दफ़ा सिर्फ भाई तब्दील हुआ है। ये बयान कुछ पहली मर्तबा इसलिए भी नहीं क्योंकि इससे पहले भी हम ये सुन चुके हैं। ये बयान बिल्कुल वैसे ही है, 10 मर्तबा वर्दी में मुंतखब कराएंगे, याद है ना आप लोगों को? और उसके बाद जिन लोगों ने वर्दी में 10 मर्तबा मुंतखब कराने की कस्में खाई हुई थी, इस वक्त कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर है, कोई सफ़ीर है, कोई काफ लीग में है, कोई पता नहीं कौन सी लीग में है, और कोई जाकर के मियाँ नवाज शरीफ की आंख का तारा बन चुका है। साथ ही साथ असद उमर साहब ने एक अजीब सी बात और भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी किस्म की कोई ग्रुप बंदी नहीं है। पार्टी में क़यादत के लिए उन्होंने रिफ्यूट किया कि कोई भी आदमी उम्मीदवार दरहकीकत नहीं। तो फिर वो आए दिन जो खबरें आ रही होती हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अली जैदी के ख़िलाफ़, कभी परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ वो जो ऑडियो वीडियो बयानात जारी कर रहे हुआ करते हैं, ये सब क्या है? असद उमर साहब ने इन बातों पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं डाली। उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म को अवामी एतमाद हासिल है। अब ये एक पेज एतमाद वज़ीर आज़म को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अवामी एतमाद है, ये भी यकीनन एक सवाल है। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हीरो हैं। इमरान खान कभी पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों के भी हीरो हुआ करते थे, लेकिन जब से उनको वज़ीर आज़म हाउस में कैद किया गया है उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इमरान खान को ये ना भी सुनाई देगा ना दिखाई देगा, इसलिए कि उनकी आंखों पर वही वाला चश्मा लगा है जो आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लग गया था। इमरान खान ना पहले आदमी है जो इक़्तिदार पा करके अंधा बहरा हो गया है और ना ही आखिरी आदमी। इस मुल्क में कोई भी आए, इक़्तिदार की मसनद पे कोई भी बैठे, उसके साथ यही सब कुछ होता है और उसके बारे में इसी किस्म की गुलफशानियाँ की जाती हैं जैसी इस वक्त असद उमर साहब कर रहे हैं। दूसरी जानिब सईद गनी साहब सिंध से, वो भी छा गए हैं। उन्होंने भी असद उमर का स्कोर पूरा करते हुए फरमाया है कि सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को अपडेट कर दिया है। सिंध हुकूमत ने जिन अस्पतालों को अपडेट किया उसकी लिस्ट उन्होंने नहीं दी। उन्होंने जिन अस्पतालों के बारे में हर्जा सरानी की है उसके बारे में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन अस्पतालों तक वो आदमी पहुँच क्यों नहीं पाता जो जिसे गरीब कहा जाता है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि फिर सिंध में कुत्ते के कांटे की दवा क्यों कर नहीं पहुंच पाती, क्यों कर जनाजे गंदे पानी में से लेकर के जाए जाते हैं, क्यों कर जनाजे मोटरसाइकिलों पे लेके जाए जाते हैं, क्यों कर जनाजे गधा गाड़ियों और रेडियों पर लेकर के जाए जाते हैं। अगर अस्पतालों को आपने अपडेट कर दिया है तो फिर ये गोरकनों से दोस्ती क्यों निभा रही है सिंध हुकूमत? बहरहाल सईद गनी कुछ भी कहे, सईद गनी की इन सब बातों पर सिंध के अवाम को हंसने का एक नादिर मौका बहरहाल मुयस्सर आया है। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि लोग खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सईद गनी साहब आए, वहाँ आने का जो एक ही रास्ता है वो 75% टूटा हुआ है सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी के सबब। आज तक मैं खुदाए वाहिद की इज्जत व अजमत की कसम खा करके कहता हूं, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए की शक्ल तक नहीं देखी है।
लेकिन जब उस ऑफिस का इफ्तिताह हुआ जिस पर कब्जा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के बेहतरीन इंतकाम की कस्में खा रही थी, मेरे अपनी विसिनिटी में, मेरे अपने इलाके में, वहां सईद गनी आए, बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा की अजमत के गुन गाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में रटी रटाई बातें की, और उसके बाद उस रोड की कंप्लीशन तक की ऐलान किए बगैर, इलाका मकीनों की दिलबस्तगी का सामान किए बगैर आसिफ अली जरदारी की अजमत के नारे लगाते हुए और फरार हो गए। मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं बता रहा मैं, सईद गनी ने मजीद कहा कि एनसीओसी जो है उसका फैसला सबको मानना पड़ता है। कोरोना के बारे में बात कर रहे थे, मैं अजीब कंफ्यूजन का शिकार हूं। अगर कोरोना का फैसला, कोरोना के हवाले से एनसीओसी का फैसला सबको मानना पड़ता है, तो पिछली मर्तबा इतनी हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? एनसीओसी कहती थी कि अपनी एक आंख बंद कर लो, आप दोनों आंखों पे चश्मा लगा करके उस शहर में मटर गश्त कर रहे होते थे। एनसीओसी कहती थी कि स्कूल बंद कर दो, आप स्कूल बंद करने पर तैयार नहीं थे। एनसीओसी कहती थी कि लॉकडाउन करो, आप लॉकडाउन पे भी तैयार नहीं थे। मिनी माइक्रो के चक्कर में आपने इमरान खान से पक्की दुश्मनी निभाई। कंफ्यूजन है ये, इक़्तिदार की खरमस्तियाँ, ये क्या है? ये सईद गनी साहब अगर होते तो बताते, लेकिन बहरहाल हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान मौजूद हैं, वो ज़रूर बताएंगे। आखिरी खुशकुन बात, या अल्लाह माफ़ करे, आखिरी इन्वर्टेड कॉमास में खुशकुन बात जो सईद गनी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है जो बाइस से तशवीश है, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोरोना के बढ़ने के बावजूद अस्पतालों पर दबाव नहीं है। आपको याद होगा कि सिंध के वॉइस रॉय सीना पीट करके बताया करते थे कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना एक भांबड़ है, ये तुम्हें ले जाएगा। हालांकि सईद गनी साहब खुद गरारे करके ठीक हो गए, लेकिन एक एक दिन में कई लाशें बाकायदा गिरवाई गई का मतलब वो लाशें जिनके बारे में सीमी जमाली ने ऑन करने से इनकार कर दिया, और यहाँ वायसराय हाउस से बयान जारी होता था कि आज इतने लोग चले गए और इतने लोग चले गए। सीमी जमाली का ये कहना था कि हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि इन लोगों की मौत कोरोना से हुई है। पिछली मरतबा किसी को छींक भी आती थी तो अस्पतालों में दबाव पड़ जाता था, लेकिन इस मरतबा सईद गनी साहब को परमिशन नहीं है कि वो ये बताएं कि अस्पतालों पर कितना दबाव है। आखिर में नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग ने एक ही कही है और सबका हिसाब बराबर कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के बगैर वापस नहीं आएंगे। जनाब मन, इलाज के लिए अगर आप किसी प्लम्बर से भी रुजू कर लेते तो इतनी मुद्दत में नवाज शरीफ का इलाज तो ज़रूर हो जाता, लेकिन इलाज क्या, वहाँ तो सैर सपाटे हो रहे हैं, पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, शादियों में शिरकत हो रही है, झूला जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम मौज़िज़ीन को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करेंगे। शौकत बसरा साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है नूरुल आरिफीन, लेकिन आपके इंट्रो के बाद कोई हालात अच्छे नहीं है। आपने हमारा पोस्टमार्टम किया है तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई नूरुल आरिफीन जो है ना हमेशा हमें बाउंसर भी देता है और गुगलियां भी मारता है। थोड़ा सा जरा वो कहते हैं ना, जरा हाथ ढीला ही रखते हैं। नहीं सर, वो बिल्कुल हाथ ढीला है, लेकिन ये मुझे बताइए, ये पहली मर्तबा तो इस किस्म की बातें नहीं की जा रही हैं कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, हम इमरान खान के जो हैं वो शहदाई हैं, इमरान खान हमारा कप्तान है। इस तरह की बातें तो 90 पर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में भी की जाती थी। उसके बाद आज अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत की कस्में खाने वाले अपनी अलग अलग छोटी छोटी दुकानें ले करके और अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। सर, इस किस्म की बातें तो हमने पहले भी सुनी। अल्ताफ़ हुसैन तो मैं महज एक शख्सियत की बात कर रहा हूँ, और फिर मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त वो जो वजीर सफ़ीर मुशीर स्लॉट है, वो गैर मुंतखब अरकान काबीना के जो पैराशूटर्स हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, अगर वो इमरान खान का टेलीफोन भी उठाएं तो मैं 10 रुपये का इनाम दूंगा। जनाब मन, इस किस्म की खुशगुमानियाँ फैलाने का मतलब क्या है? देखिए नूरुल आरिफीन, जो लफ्ज़ नामुमकिन है ना, वो तो पागलों की डिक्शनरी में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट, The word impossible can only be found in the dictionary of the fools। लेकिन जो बात जिस पैराई में आप कह रहे हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। हरफ आखिर तो कोई भी नहीं होता। ऐसे लोग जिनसे वो कहते थे कि दुनिया चल नहीं सकती, बिल्कुल वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, वो कब्रिस्तानों में मौजूद हैं। लेकिन आयक होते हैं जो बड़े उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। देखिए तहरीक इंसाफ में इमरान खान जो है अनडाउटेडली वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और वो वजीर आज़म पाकिस्तान भी। अब
बातें अपोजिशन कर रही है, उनका जवाब भी जाहिर है असद उमर साहब ने दिया है। और ये बात आज से नहीं हो रही है, पहले दिन से, जिस दिन अभी हलफ भी नहीं उठाया था, सिलेक्टेड हुकूमत है, आरटीएस की हुकूमत है, इमरान खान तो एक क्रिकेटर है, इसको हुकूमत करने की आती है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो डे वन से इमरान खान को, उनको पता था इमरान खान जो है ना किसका प्रेशर लेता है। इमरान खान, ये बात तो मैं भी आपकी मानता हूँ कि इमरान खान वो रवायती सियासतदान नहीं है जो टीटियां लगाता है, जो ब्लैक मेलिंग में आता है, जो गोले वाला पापड़ वाला, उसने दिहाड़ियां लगानी है ना, वो अपनी टेन्योर आज असेंबली चली जाती है, चली जाए, अदम इत्मीद लेके आए, इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। जो बात असद उमर कर रहे हैं, अगर किसी इंट्रीग के ताबे, साजिश के ताबे कुछ चेंज लाने की कोशिश की जाती है, तो मुझे बताइए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान सबसे पहला काम ये करेगा जो उसे आइन इख्तियार देता है, वो सबसे पहले असेंबली डिसॉल्व करेगा और कहेगा आ जाए इलेक्शन लड़ते हैं। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है। वो सर लगी लगाई कोई छोड़ता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर जैसे नवाज शरीफ साहब का कोई मुतबादिल नहीं, नून लीग के बाद शीन लीग और बहुत सारी और चीज़ें, हमजा शहबाज, फिर मरियम नवाज, सर इसी तरह से इमरान खान का भी कोई मुतबादिल नहीं है। सर सियासत, इसका मतलब है कि सबकी तकरीबन एक ही डगर पे चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, शौकत बसरा साहब, सर और अवाम के मसाइल हल करने वाले, जी और अवाम के मसाइल हल करने वाले लीडर का कोई मुतबादिल हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी नालायक, किसी नाअहल और नाम नहाद लीडर का मुतबादिल खुदा करे कोई भी ना हो। इसका ये मतलब होगा कि मज़ीद फिर पाकिस्तान को तबाही के दो चार किया जा सकता है, तो मुतबादिल होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बहुत सी बातें शौकत बसरा साहब से हमारी नोक झोंक भी जारी रहती है, हमारे दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात भी हैं। एक बात उन्होंने और की कि इम्पॉसिबल का लफ्ज़ जो है वो एमको की डिक्शनरी में होता है, लेकिन ये भी ज़रूर बता दें कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कितने लोगों ने बनाया है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना भी कोई मजाक नहीं है। इमरान खान ने 100 दिनों में पूरे मुल्क को टर्न ओवर करने का, टर्न अराउंड करने का नारा लगाया था, कुछ ना हुआ, बर्बादी हो गया। मकान बनाने और वो सारे अब पिटे हुए नारे हैं, उनमें से कौन सा वादा, कौन सा नारा पूरा हुआ? हाँ, अलबत्ता एक बात है कि जो जीडीपी माइनस में थी वो इन्होंने 6 महीने में पहले 1.9 पे लाए। थोड़े दिन गुजरे तो इन्हें ख्याल हुआ वो ये तो 3 है, फिर ये लेके गए काबीना में, उसने कहा नहीं जी 3.9 है, और 10 दिन के बाद दोबारा काबीना में गए, उन्होंने कहा जी 4.5 है। अब एक ताज़ा खबर आई है और वो उन्होंने बताया कि नहीं जनाब ये तो 5.3 है। मैं इन्हें ये कहूँ, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अगर सीख लिया है ना दूनी का पहाड़ा, तो ये तो इन्होंने दिल लगाए हैं। अगर इन्हें दूनी का पहाड़ा आता हो तो 2 से ज़रब दें 5.3 को, तो हो जाएगा 10.6। बस 3 सेकंड लगेंगे। कौम को बताएं ये पहाड़ा ना जो बाइडन को आता है, और इस तरह से मईशत का जो है वो सीख लिया है, मईशत की बहाली का सफर भी शुरू हो सकता है। सारी दुनिया को पता। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं पीपल्स पार्टी की जानिब से हो आऊँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सर पूछना ये था कि ये हम मौरूसी सियासत की, सॉरी जो हम बात कर रहे थे, यानी इसके बाद वो, उसके बाद वो, जनाब मन इसी तरह से इमरान खान साहब वो तो मौरूसी सियासत की ख़िलाफ़ बड़ी बातें किया करते थे। वो तो कहते थे कि कोई भी जो है वो सियासत किसी की मीरास नहीं, कोई हुर्फ़ आखिर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इमरान खान साहब खुद उर्फ़ आखिर बन रहे हैं। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो चलो ताना दिया जा सकता है कि वो ख़ानदानी सियासी जमातें जो हैं वो, ज़ाहिर है कि इसके बारे में इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूँ। लेकिन अब इमरान खान खुद ही जो है वो एक यानी ऐसी चीज़ बन गए हैं कि जिसका मुतबादिल कोई नहीं है। ये सुनकर, ये जानकर आपको कैसा लगा कि इमरान खान भी रिवायती सियासतदान बन गए हैं? जो लोग इमरान खान को नहीं जानते थे उनकी तो बात और है, लेकिन जो समझते थे कि इमरान खान हर
झूठ को इस तरह बोलेंगे और इतनी बुलंद और आंग तरीके से बोलेंगे कि इस पे यकीन कर लिया जाए। वो जानते थे कि ये इमरान खान सिर्फ झूठ से बढ़ के मुनाफिकत और सब्ज बाग दिखाते दिखाते लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वो उन्होंने किया है। जहां तक आपने मरूसी सियासत की बात की नूरुल आरिफीन साहब, वरासतें अच्छी हों तो काबिल फ़ख्र होती हैं, लेकिन वरासतें बुरी हों तो काबिल शर्म होती हैं। कोई ये तो नहीं कह सकता अगर नबी का बेटा नबी होता रहा है, आज जज का बेटा जज भी हो जाता है, वकील का बेटा वकील भी होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी होता है, और अगर सियासतदान का बच्चा सियासतदान हो जाएगा तो हर्ज नहीं है। लेकिन देखना ये है कि वरासत ने क्या किया है, बड़ों ने क्या किया है। अगर उन्होंने जाने दी हैं, मुल्क के लिए कुछ बड़ा काम किया है और कोई मिशन है, प्रोग्राम है, विजन है, आइडियोलॉजी है, तो उसे तो आप लेके बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पल्ले में कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से चिपके रहने के लिए करेंगे, तो फिर वो बुरी चीज़ है। तो ये तो वरासत। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की। अब मैं आपको बताता हूँ कि गए कहाँ पे हैं वो। अब देखें, आज उन्हीं की पार्टी के अंदर एक बाप भी MNA है, बेटा भी MNA है। इस तरह की बहुत सी फैमिलीज के लोग हैं। खट्टर साहब के कितने रिश्तेदार मौजूद हैं, स्पीकर साहब के कितने रिश्तेदार मौजूद हैं। अभी हालिया इलेक्शन लाहौर में हुआ और उसका मजे का किस्सा लें कि इन्होंने मियाँ बीवी को टिकट जारी कर दिए, एक को कैंडिडेट, एक को कवरिंग कैंडिडेट। दोनों डिस्क्वालीफाई हुए, दोनों को फॉर्म फिल करना नहीं आता था, दोनों उड़ गए। ये कभी नहीं हुआ कि एक ही घर में दो हो और उन्हें फॉर्म फिल ना करना होता हो। ये इनकी ट्रेनिंग। अगर इनका पीछे से एजेंसीज इनके फॉर्म फिल ना करें तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन उन्हें दूनी का पहाड़ा आता है जी, बहरहाल वो उसी पे चले हुए हैं, उसी पहाड़े पे चले हुए हैं। ये कुछ गर्दाने हैं जिस पे लगे हैं। मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान किस्सा पारीना बनते जा रहे हैं और लोग जिन्होंने कुछ वोट दे भी दिए वो पछता रहे हैं। और हम जैसे लोगों ने जो कहते थे कि इनका पाकिस्तान क्या, इनका सियासत की अबजद से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं और इनकी करतूतें साबित करेंगे। और वो 3.5 साल ने साबित कर दिया। मुल्क की मईशत तबाह है, बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है, बदतरीन गुर्बत है, और फिर भी है जिसके खिलाफ ये आए थे। ये अपने कमिशन बनाते हैं। मेरा ख्याल है सर कि अब वक्त आ गया है कि मईशत के हवाले से ही सही, लेकिन शौकत बसरा साहब को शरीक सारे मामले ने खुसूसी को छुट्टी दे के भेज देते हैं। सही है सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ बैरिस्टर साहब। शौकत बसरा साहब, सर मईशत पे भी जाएंगे, लेकिन सर पूछना मुझे ये था कि इमरान खान साहब भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह, नवाज शरीफ की तरह और पीपल्स पार्टी वालों की तरह क्या तनकीद से बिल्कुल मुबर्रा है? नूर आलम खान ने जैसे ही अगली 3 सफ़ों की तरफ निशानदेही की कि ये घुसपैठिए हैं और ये मईशत के लिए ख़तरा है, ये मुल्क के लिए ख़तरा है, वैसे ही आमिर डोगर साहब को जो है वो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिमूवल का ख्याल आ गया। आमिर डोगर साहब ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नशिस्त से महरूम करके और एक सुमन बुकमुन डॉक्टर हैदर साहब को जो है वो नवाज दिया है। और ये जाहिर है कि इमरान खान की मर्जी और मंशा के, उनकी हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। तो एक और अल्ताफ़ हुसैन की आमद है जनाब। नूरुल आरिफीन, मैं आपका सवाल अहम है, लेकिन इससे पहले दोनों मेरे बड़ा एहतराम है दोनों भाइयों का। मैं इस वक्त अपने हल्के में, हमारी तहसील कोटाबास है, उसका कस्बा खिची वाला, वहाँ बैठा हूँ। अजमल चुराही साहब हमारे बुजुर्ग जिनकी बातें पे आया हूँ। वहाँ पर हमारे एक बड़े सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं असगर महार साहब। वो मुझे पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना दोनों पार्टी की गल्ला सुनिया ने, जिस तरह ये भाषण दे रहे हैं गुड गवर्नेंस पे और करप्शन पे, तो कहते हैं क़यामत दी निशानियां ने, इन्ना लिल्लाह है भाई इन्ना इलाही राजिऊन, इस तो अलावा और कोई गल नहीं। इनका आप अंदाजा करें। देखिए, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं किया। आप दोनों ने पहले बात की, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करूँ। आप दोनों बात करें, लेकिन मैं समझता हूँ दीदा दलेरी है। जिस तरह ये मेन नेशनल चैनल्स पे बैठ के छाती पे जनाब वो तान के कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो नाकाम हो गया, इमरान खान के करप्शन कर रहे हैं, इर्द गिर्द आने वाले हैं। अल्लाह का नाम मानो यार, इमरान खान पे उनका बदतरीन मुखालिफ भी इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकता जो बात आप आरपी कहते हैं। देखिए, इमरान खान वाकई नहीं है, की रिप्लेसमेंट क्या बात करते हैं। मुझे नूरुल आरिफीन बताइए एक बात,
क्या इमरान खान की औलाद सियासत कर रही है? क्या इमरान खान के बच्चों ने पार्टी संभालनी है? कल कोई, और ये पार्टी वो नहीं है कि जहां पे वो गुलाम नस्ल दर नस्ल गुलामियां चली आ रही हैं। ये सूरत-ए-हाल नहीं है। नहीं, लेकिन हरकतें तो बिल्कुल वही है ना जनाब इमान। वहाँ पे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एमक्यूएम में नहीं बोल सकता था कोई, नवाज शरीफ के सामने यहाँ बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल के सामने कोई बोलेगा तो उसकी गिल्ली खड़क जाएगी। इसी तरह से इमरान खान साहब भी जो हैं वो कोई डिक्टेटर की तरह से उनको चलाया जा रहा है, या पता नहीं वो खुद को चला रहे हैं कि उनके हवाले से अगर बात करी है कि किसी इमरान नूर आलम साहब ने की है तो वहां उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिमूव कर दिया और उनकी जगह एक ऐसे आदमी को लाया गया बेचारा जो किसी प्रोग्राम में बैठ करके तरीके से, मतलब अब मैं क्या कहूं, आप बेहतर जानते हैं। नूर आलम गुजारिश पता क्या है, मैं समझता हूं कि पार्टियों के अंदर मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का एक तरीका कार है। अगर आपको पार्टी लीडरशिप पे या पार्टी के इश्यूज पे कोई रिजर्वेशंस हैं तो पार्टी का फोरम आपके पास मौजूद है ना। जब आप पार्टी को खड़े होकर चौक में, चौराहों में, पार्लियामेंट में सिर्फ इस बात के लिए शाबाश करेंगे और लोगों से दाद लेनी वसूल करना शुरू करेंगे कि देखें जी मैंने तो इतनी बड़ी बात कह दी, या तो अगर आपको इख्तलाफ है, मैंने अगर तहरीक इंसाफ की वजह से मैं एमएनए बना हूं, सबसे पहले मैं कहूँ कि ठीक है पार्टी नाकाम हो गई, नहीं डिलीवर कर रही, इमरान खान पे इत्मीनान नहीं है, मैं कहूँ ये खान साहब आपका मैं इस्तीफा देता हूं। सर ये दोहरे में यार आते हैं शौकत बसरा साहब, उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। परवेज खटक ने जो एक इजलास के दौरान इमरान खान साहब के साथ सुलूक किया, उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब ने उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए जा करके उनकी बड़ी ज़बरदस्त तारीफें भी की। उस वक्त तो वो इजलास से निकल गए थे गुस्से के मारे, लेकिन यहां आकर के वो उनकी बटरिंग भी फरमा रहे हैं। तो नूर आलम साहब पे क्यों तनकीद? नूर आलम साहब का रिमूवल, फिर मैं फिर वहीं खड़ा हूं आकर। आरिफीन, आप अपने जराए से तो खबरें चलाते हैं कि ये परवेज खटक साहब ने कह दिया, वो परवेज खटक साहब ने कह, आपने परवेज खटक साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की थी वो आपने नहीं सुनी। मैं फिर कहता हूँ, हम कोई इमरान खान के जाती गुलाम तो नहीं है, हम इमरान खान साहब से कोई तनख्वाह तो नहीं लेते, पॉलिटिकल वर्कर है। हमारा हक है कि हम बताएं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर हल्के में, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, अनडाउटेडली हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे फसलों के रेट दिए हैं, लेकिन जो खाद का इशू है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, लेकिन माफिया जो है उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंचने दे रहा। जो बोरी 1800 के नीचे हम 2400 की ले रहे हैं। लेकिन क्या जब ये हम बात इमरान खान के सामने करेंगे तो ये तो हमारा हक है, हम गली मोहल्लों के कारकुन है यार। अगर परवेज खटक साहब ने ये बात की कि जी गैस क्या हक नहीं है केपी का, क्या वहां नहीं, तो क्या गलत कर दिया। लेकिन ये बात करना खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर, इनको ईसीएल पे डाल दो और साथ आप वोट भी देते जा रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल कहता है तो। लेकिन सदीकुल फारूक साहब को और मैं प्यारे भाई आपको ये कहूंगा, इतना ही रखें कि दिल संभल जाए। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब जी चाहता हूं कि हम टॉपिक पे रहें तो ज्यादा जरूरी है। इमरान खान, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि जो बातें होती हैं इमरान खान की रिप्लेसमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है जानशीनी है पार्टी के अंदर। कल पार्टी असद उमर संभाले, कल शाह महमूद कुरैशी संभाले, कल कोई आए, पार्टी नस्ल दर नस्ल गुलामों से नहीं भरी पड़ी है। यहाँ पे गुलाम इब्ने गुलाम नहीं है। राइट सर, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। यहाँ मुझे एक इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक से वापस आए, कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये क्या सूझी कि उन्होंने एक मरतबा फिर तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया। अच्छा खासा सैर सपाटे हो रहे हैं वहाँ पे, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया जा रहा है, कोरोना के बावजूद सैर वैर हो रही है, कॉफ़ियाँ पी जा रही हैं, बाकायदा वो कौन सा मैच होता है गोल्फ का वो देखा जा रहा है, फिर बिलावजह दवा इलाज और डॉक्टर अस्पताल की तरफ चले गए। आपको भी पता है कि इन सब बातों का डिफेंस किया नहीं जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद चाहे कितनी भी अच्छी यानी उनकी एक ज़ात हो, सियासी कद हो, लेकिन इस तरह के बेसरोपा बयानात दे करके क्या ज़रूरत है अवाम को हंसने का मौका दें। नवाज शरीफ ने अब तक इलाज अगर कराना होता, अब तक अगर वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को पकड़ लिया होता,
तब तक उनकी शिफा का इंतजाम अल्लाह ताला कर ही दिया होता। सर ये तो जब डॉक्टर प्लम्बर किसी को देखेंगे ही नहीं तो शिफा कैसे नसीब होगी? पहले सिद्दीकुल फारूक साहब तो ये तो पूछ लें। सर मैं पूछ लेता हूँ, शौकत बसरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जी बड़ी आपने बात की, मैं इस पे जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा शौकत बसरा साहब सर जवाब दे लूँ। शौकत बसरा साहब प्लीज थोड़ा सवाल का जवाब देता हूँ मैं। वो ये है कि शौकत बसरा साहब समेत जो PTI और इमरान खान साहब के बहुत बड़े हमायती हैं, वो ज़रा पहले मरी चले जाएं और देखें कि मरी में क्या हाल हुआ, किस तरह लोग शहीद हुए सिसक के, और ये लोग कहाँ बैठे थे, जबकि इन्हें 3 दिन पहले बता दिया गया था। एक लम्हा। दूसरी बात, इन्होंने जाके तारीफ़ की बड़ी परवेज़ खटक की कि परवेज़ खटक ने जो आला काम किए हैं उनके असरात आ रहे हैं और बाद में भी आएंगे। अगर परवेज़ खटक साहब इतने अच्छे थे तो फिर उन्हें वज़ीर आला क्यों बनाया, उनकी जगह ये दूसरे साहब को क्यों वज़ीर आला बनाया? 2। तीसरी बात है हुजूर कि आपने खुद ही कह दिया ये खाद का क्या मामला है। ये जब 2 महीने लेट खाद पड़ेगी फसलों में तो फसलों का क्या हाल होगा। अभी आपके बहुत हैंडसम वज़ीर आज़म ने कहा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा सिलिकॉन वैली को। सिलिकॉन वैली पाकिस्तान में है और सिलिकॉन उसको एक्सपोर्ट करेगा। आपके वज़ीर आज़म जर्मनी और जापान के बॉर्डर को मिला देते हैं। आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान में 12 मौसमों की बात करते हैं। बहुत लायक फायक है ना। अब आ जाइए इस बात पर, इलाज देखें। इलाज, पहली बात तो यह है कि शिफा तो रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अलबत्ता इलाज कराना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए इलाज कराने के लिए जो आप नूरुल आरिफीन साहब, आपको तो पता है ना, किस कोई और PTI का दोस्त कहे तो उसकी अलग बात है कि किस तरह से मियाँ साहब को किसने मंजूरी दी, किसने चेक कराया तो भेजा। मैंने कहा और फिर अब तस्दीक भी हो गई कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था, जब वो ख़ास चीज़ देनी बंद हुई तो मियाँ साहब की आम सेहत बेहतर हुई। सुने अब जब वहाँ कोविड-19 जो उनका 3rd बाईपास है और जो ये शरेआन जाती है दिमाग की तरफ, उसका अल्लाह करेगा इलाज हो जाएगा। तो शायद खाकान साहब ने जो बात की है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। इलाज आम सेहत उनकी कुछ बेहतर है, लेकिन 3रा बाईपास होना है। और जिन लोगों के 2 बाईपास हो चुके हैं, मैं याद दिलाता हूँ आपको, मियाँ साहब का जो दूसरा बाईपास था उसमें इतना ज़्यादा खून बह गया था कि मियाँ साहब की तो खबर उड़ गई थी कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। फिर अल्लाह ताला ने किया कि मियाँ साहब का वो मामला संभला और फिर उन्हें काफ़ी दिन रहना पड़ा वहाँ और वो ठीक हुए। अब 3रा बाईपास होना है, तो ये कोई मजाक नहीं है। कोई और आदमी है, मजाक अपनी जगह पे, सीरियस बात अपनी जगह पे। इंशाल्लाह इलाज होगा तो वो वापस आएंगे जब इलाज हो जाएगा। ठीक हो गया सर। बैरिस्टर आमिर साहब, सर थोड़ा सा सिंध का रुख करते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ज़रूर आऊँगा मैं। सईद गनी साहब भी बाकायदा सर काफ़ी बजला संजी का सबूत देते नज़र आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने अस्पताल अपडेट कर दिए। ख़बर तो खासी खुशी की है, लेकिन ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। खुसूसी तौर पे मुझ जैसा आदमी जो सिंध में कराची में पैदा भी हुआ है और बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुस्न इंतज़ाम, उसकी गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस इन्वर्टेड कॉमास में, उसको झेलने पर मजबूर भी है। सर अहलियान सिंध बड़ी शिकायत कर रहे हैं सईद गनी साहब के इस रवैये की। वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब खोया, वो भी शिकवा करना है। वो माएँ जिनके बच्चों को कुत्ते ने काटा, उसके बाद उनको वैक्सीन भी नहीं मिल सकी, वो भी शिकवा कर रही हैं। और बहुत सारे मामलात हैं। सर सईद गनी साहब क्या सिंध के मामलात से बिल्कुल ही बेबहरा हैं? क्यों इस किस्म का बयान दाग दिया उन्होंने आपके ख्याल में? देखिए, आप सईद गनी साहब का तज़किरा कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। सईद गनी एक रियल पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक संजीदा सियासी कारकुन है। मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई मजाक करने की ज़रूरत है। हाँ, जो प्रोपेगेंडा दिन रात पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया जाता है, शायद उस प्रोपेगेंडे का जवाब सईद गनी क्योंकि मौसर तरीके से देते हैं तो अच्छा नहीं लगता होगा। नूरुल आरिफीन साहब, बात ये है कि आपने कहा कि हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हुए सिंध के। अब ये तो रिपोर्ट्स हैं हर एक की सेहत की, आप देख लें जितने दिल के हॉस्पिटल सिंध में बने हैं, कहीं नहीं बने। पंजाब में सिर्फ एक हॉस्पिटल रहा है, दूसरा फिर शुरू हुआ था, 2 हॉस्पिटल्स हैं। उधर हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD स्टार्ट
हुआ है और बड़ी हद तक कंप्लीट होने पे है। अगर आपको नजर नहीं आते, कराची में है, सक्कर का स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसे विजिट करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करें, तो एक बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हर गली के नुक्कड़ पे एक बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल हो, तो इतने वसाइल किसी भी हुकूमत के पास नहीं है। दूसरी, ठीक है, गजाई किल्लत आप सर का हमेशा जिक्र कर देते हैं, वहाँ वजह गजाई किल्लत की नहीं है, वहाँ वजह इंटर कजन मैरिजेस की है, और इस पे पूरी स्टडी आ चुकी है जिस पे कानून भी सिंध असेंबली ने बनाया है। लेकिन बहरहाल अगर किसी सहरा में सहराई किल्लत है तो वो सिर्फ सिंध के तो अंदर नहीं है, हर जगह पे है। और ये जो एक कुत्ता काटने का शोर मचाया है, सिंध में भी कुत्ते होंगे और काटते भी होंगे, लेकिन पंजाब में कुत्ते भी ज्यादा हैं, भौंकते भी ज्यादा हैं, काटते भी ज्यादा हैं। लेकिन ये वजह है कि उसके बारे में खामोश रहा जाता है। कामोकी में कितने केसेस हुए, मरीके में कितने केसेस हुए, कसूर में कितने केसेस हुए। आइए लाहौर में आए, मैं अपने इलाके में आपको लेके चलता हूँ और देखिए किस तरह के हालात हैं, कितने अच्छे हो गए। तो मेरे ख्याल से ये मसाइल किसी एक सूबे के नहीं हैं, वो हैं, लेकिन इतना देखें कि वाहिद सूबा सिंध है जिसने पिछले सालों के अंदर सेहत और तालीम के बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के उसमें बेहतरियाँ की हैं। चैलेंज इस तरह है कि पीपल्स पार्टी ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। आप 10 साल से केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, कंपैरिजन में एक हॉस्पिटल बता दें जो इन्होंने बनाया है। और पीएमएलएन ने यहाँ पे हुकूमत की है, वो एक बन रहा था लिवर वाला, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हॉस्पिटल बताएं जो इन्होंने बनाए। सर वो लिवर वाला तो कंप्लीट कैसे होता, वो डैम वाले अंकल जो हैं उसके पीछे लगे हुए थे ना, वो बहुत सारे मामलात भी हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर शौकत बसरा साहब, सर सिंध से एक खुशी की खबर आई है, सिंध से एक खुशी की खबर तो कम से कम आ गई है सर। लोग खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और ये गलतफहमी है सईद गनी साहब को। जाहिर है सर अच्छा काम किया होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तभी तो लोग खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी तले आकर के और अपना पनाह ढूंढ रहे हैं। ये अलग बात कि मैं उन लोगों से भी मिल चुका हूँ कि जो किसी ख़ास वजह के सबब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जौक दर जौक इन्वर्टेड कॉमास में जा रहे हैं। सर कुछ कहिए। देखें, पहली बात तो वो नवाब असलम रईसानी ने कहा था ना, डिग्री डिग्री होती है, खा वो असली हो या जाली हो। इसी तरह बैरिस्टर साहब ने सही कहा है, कुत्ता कुत्ता है, वो जहाँ से मर्जी भी भौंके वो कुत्ता ही रहता है। अब वो कुत्ते की डेफिनेशन तो पता नहीं क्या होनी है, लेकिन वो जिस जगह से भी भौंकेगा वो कुत्ता ही होगा। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात कही है ना, सही बात है, इधर उधर हो भी क्या रहता कुत्ता ही है। बिल्कुल, मैं तो वही कहा है, कुत्ता कुत्ता ही होता है, बदल तो नहीं सकता, कहीं पे भी बैठा हो। अपने बात करें थोड़ी जी बैरिस्टर साहब, सर प्लीज। जी सर, वो बात की बात को इंडोर्स किया है कि कुत्ता कुत्ता ही होता है जहाँ से मर्जी भौंके। अच्छा, आप दूसरी, मैं भी आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, कुत्ता कुत्ता होता है। बैरिस्टर साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। जी शौकत बस, पहले किसी के तलवे चाटे फिर किसी के तलवे चाटे, रहता कुत्ता ही है। जी अपना शौकत बसरा साहब। अच्छा, मैंने तो यार आपकी बात को इंडोर्स किया, पूछा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने दूसरी बात नहीं, मैंने भी आपकी बात को इंडोर्स किया है, लेकिन एक बसरा साहब, कुत्ते की एक बात, वो कुत्ता वफादार कहलाता है जो एक ही मालिक के साथ रहे। जो कुत्ता रोज मालिक बदले वो बड़ा, उसका भौंकना भी अच्छा नहीं लगता। सर बैरिस्टर साहब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं क्या कहूँ आपसे। जी शौकत बसरा साहब, हमने पिछले दिनों में पटे डालते देखा कुत्तों के गले में, किसी को जाके किसी बैरिस्टर साहब सर आप खुद काफी संजीदा मिजाज आदमी है, लेकिन ये फुल टॉस आप बार बार इसको फुल टॉस बना रहे हैं सर। अच्छा, मैं वो बात ये कह रहा था कि जो पीपल्स पार्टी में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं लोग, वो हमें तो नजर नहीं आ रहे। अगर शामिल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल पीपल्स पार्टी में जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर किसी का राइट है। इलेक्शन लोग जाते भी हैं, पार्टियां बदलते भी हैं, कोई चीज हर आदमी का अपनी चॉइस है, कोई समझता है कि पार्टी का मंशूर ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी जो कभी हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, आज कि ये मेरा हल्का है जहाँ NA 169 तहसील औरंगाबाद फोटाबाज, यहाँ पे मरहूम अली अकबर वैंस पीपल्स पार्टी से लड़ते थे तो 1.25 लाख वोट लेते थे। रऊफ खालिद मरहूम होते थे यहाँ पे, वो यहाँ से MP बनते थे और 2-2 बार बने। लेकिन आज सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। आप लाहौर के अंदर बैरिस्टर आमर बैठे हैं, मेरे भाई हैं, इनसे पूछ लें, जहाँ पार्टी बनी थी वहां जमानतें जब्त हो रही हैं, वहां टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है,
हमारे जिले के अंदर लास्ट टाइम जो मैक्सिमम वोट लिए थे 4 सीटें मैंने की, 8 एमपीए की, मेरे ख्याल में वो 4000 या 3000 थे जो पड़ जाते किसी निशान पे। लेकिन फिर मैं उस बात पे आऊंगा, अच्छी बात है अगर सईद गनी साहब कह रहे हैं या दूसरा कोई कह रहा है, ये तो वो कहते ना जो मैदान लगेगा तो हर किसी ने वेख लेना है, दुध का दुध पानी का पानी हो जाना। इलेक्शन आने वाला है, कौन जीतता है कौन हारता है, कौन किस पार्टी में जाता है कौन किस पार्टी से लड़ता है, तो ये तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं फिर कहता हूं कि अभी इलेक्शन आप देख बहुत जो कभी मियां नवाज शरीफ के साथ थे या इवन जो ज़ियाउल हक की वफादारी की कस्में उठाते थे, सिद्दीकुल फारूक साहब बैठे हैं, आजकल इनको वोट को इज्जत दो का बड़ा नारा पसंद है और ये कहा करते थे हम ज़ियाउल हक। सर ऐसे तो ये तो जबरदस्ती आपने अपने गले में डाल ली, हालांकि मैं वफ़े का ऐलान करने वाला था। इस तरह से तो जनरल मुशर्रफ की ताबेदारी करने वाले आजकल इमरान खान को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं, हालांकि इमरान खान के वो जितने ये इमरान खान को भी पता है। इसी फुलटॉस के साथ बल्कि इसी यॉर्कर के साथ यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर बैरिस्टर आमिर साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान PKLI जैसा अहम मुद्दा उठाया था कि आप लोगों ने कौन से अस्पताल वगैरह बनवा दिए, जना सफाई अगर आप देना चाहें। मैं जल्दी से बताता हूँ। एक बात मैं ये कहता चलूँ कि फवाद चौधरी जो आजकल तर्जुमान हैं और मरकज़ी वज़ीर भी हैं, इन्होंने कहा था कि इमरान खान को तो सियासत की ABC नहीं आती, वो आज उनकी तर्जुमानी फरमा रहे हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब घुटनों के बल यानी घुटने दौरे करके नवाज शरीफ साहब के कोट की फ्रंट जेब का रुमाल ठीक करते हुए आपको नज़र आएंगे, वो आज बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इंसान है और जो कुछ करते हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सबसे पहले पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स थे, जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ वज़ीर आला बने 2008 में, कार्डियोलॉजी का बेहतरीन अस्पताल बना, लाहौर में भी अस्पताल बना, यहाँ जनाब अली जिगर का अस्पताल बना, गुर्दों के अस्पताल बने, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बेहतरीन बना के सब में उनको एयर कंडीशन किया। और अब तो जब दूसरी दफा तो 200 अरब से ज्यादा का बजट हुआ, मेडिकल कॉलेज खोले, फैसिलिटीज बढ़ाई। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने जो सेहत में काम किया है, बराह करम उसको जरा आमिर भाई जरा देखने जाए। मैं तो अब सूरत हाल मसल मैं पिंडी के करीब हूँ ना, यहाँ अब आर्मी का एक हॉस्पिटल है दिल का, वहाँ से लोग अब इधर आने शुरू हो गए। ये मैं खुद वहाँ से लोग अब इधर आने शुरू हो गए, ये मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इतनी अच्छी यहाँ सहूलतें हैं। तो ये तो उनकी ये बात है। दूसरी बात जो है ये बात जहन में रखें जी। सर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। बैरिस्टर आमिर साहब, सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वज़ीर आज़म को अवामी एतमाद हासिल है जनाब, और ये बताया है अल्लामा असद उमर साहब ने। देखें जैसे लोग और वैसी बातें, जितना एतमाद हासिल है वो सारे जानते हैं, और वो एतमाद इलेक्शंस के अंदर जाहिर होता जा रहा है। ये वाहिद है इलेक्शंस में इस बदतरीन तरीके से हारी, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अभी इन्हें ज़ौम है, ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़े वोट मिलते हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि कराची से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो पिछले जारी है। कराची में वार्डे की सीट इन्होंने छोड़ी, तो जिस सीट पे ये जीते थे उधर इनका 6ठा नंबर आया और हमने वो सीट जीती। लाहौर में इन्हें फॉर्म फिल करना नहीं आया और ये भाग गए इलेक्शन से। पीपल्स पार्टी ने 35,000 के करीब वोट लिया है। हमने इन्हें इत्तेहाद के अंदर जाके जो इनका वजीर दिफा है और जो इनका पार्टी का और इस वक्त बड़ा है उस घर में उससे हराया है। तो अभी कोई जोम है तो फिर होता रहे, और इन्हें इसी गलत फहमी में रहने दे, हम क्या कह सकते हैं। देखिए हमेशा कोई हुकूमतें किसी का हक नहीं कि उसने किए जाने। जमहूरियत उसी का नाम है कि आप परफॉर्म करें, और जब आपकी परफॉर्मेंस होगी तो लोग वोट देंगे, और अगर कभी आपसे नाराज हों
तो लोग बाद में आने वाली हुकूमतों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और उनके उस कंपैरिजन के अंदर देखते हैं क्या है। आज लोग 3 हुकूमतों का कंपैरिजन करते हैं, उसमें देखते हैं कि किस हुकूमत ने महंगाई सबसे कम की और किसने आमदनियां सबसे ज्यादा। उन्हें नजर आता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में आटा कितने का था और आज आटा कितने का है। पीपल्स पार्टी के दौर में घी कितने का था, आज कितने का है। पीपल्स पार्टी के दौर में अगर किसी की 10,000 तनख्वाह थी तो पीपल्स पार्टी ने उसे 25,000 तक ले गई। इनकम बढ़ाई, किसान की इनकम बढ़ाई, मजदूर की इनकम बढ़ाई, तो कम से कम इनकम बढ़ाई। पाकिस्तान अंदर 70 लाख गरीब तरीन लोगों को रियासत की तरजीह बनाया और बहुत से काम सेहत के अंदर और वो दूसरे हैं और सी पैक की बुनियाद रखी। तो मैं समझता हूँ इस तरह होगा नहीं, इस तरह बनेगा नहीं। बात बनेगी आपकी परफॉर्मेंस के साथ। राइट अगर बात सिर्फ वालियां बच जाने से होती तो यार आप सुबह शुरू होते रात तक लगे रहते, हमें कोई एतराज नहीं है, आप इसी में माहिर हैं, आप ये काम करते रहें। लेकिन हो ये रहा है कि 3.5 साल आपकी इन हरकतों की वजह से अवाम की बड़ी बदतर सूरत हाल है। और आरफीन साहब, एक अदबी बात थोड़ी सी करनी है। अभी जिक्र हुआ, आपने जिन कुत्तों का जिक्र किया था वो कुत्ते आवारा होते हैं जो लोगों को काटते हैं। अच्छा, ये आवारा कुत्ता कौन होता है? मैं अदब से बाबा बुल्ले शाह की बात बताता हूँ। बाबा बुल्ले शाह कहता है कि दर्दा हो रहे कदे ना दूर दूर हो गए। जो कुत्ता घर में रहता है ना वो किसी को काटता है ना वो बाउला होता है। जो कुत्ता हर दर पे जाता है, गले में पट्टे डलवाता है, फिर दूर दूर होती है और फिर वो काटता भी है। राइट सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम मेरा ख्याल है बैनुल-अक़वामी हैवानियात के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जनाब शौकत बसरा साहब, सर मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू से। किस कदर यानी मिडिल क्लास गुफ्तगू हुई है सर। हालांकि मिडिल क्लास या तो मैं हूँ और वो भी शुद्ध, लेकिन बैरिस्टर साहब ने बाकायदा साहिब सरवत होते हुए भी ये किस किस्म की बातें की हैं। मतलब घी का महंगा हो जाना, पेट्रोल का महंगा हो जाना, आवाम को सेहत ज़िंदगी की सहूलियात का मुयस्सर ना आना। सर ये खुशी भी क्या कम है कि शुमाइला ब्यूटी क्रीम की वसातत से मेरा कप्तान कितना हैंडसम है। मेरा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत करके लाया था, उसमें उसने 72 रन बनाए थे, उसने कितनी बाउंड्रीज मारी थी, वो कितना हैंडसम है। उसको साकिब निसार ने सदाकत और अमानत का किस प्रेशर में आकर के और सर्टिफिकेट दिया हुआ था। सर बताइए, अब मैं क्या सवाल करूं, ये फुल टॉस आपकी नजर है। आप कह रहे हैं और जो बैरिस्टर साहब ने कही है, कोई एफेंड बात नहीं है, कोई अगर मकसद नहीं है। वक्त का वजीर आजम ये कहता है कि हमें महंगाई का सामना है। मैं खुद कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गली मल्ले का इस वक्त खिच्चीवाला की गलियों में फिर रहा हूँ, मुझे आवाज नीचे से नहीं आ रही कि महंगाई कम हुई है। महंगाई एक इशू है हमारे लिए, रियल चैलेंज महंगाई है। वो आटा है, चीनी है, घी है, वो बिजली है, पेट्रोल है, अनडाउटेडली हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन एक आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या 70 साल में यहाँ पर इमरान खान की हुकूमतें रही हैं? क्या नहीं, लेकिन 70 साल से मैं घी लेने जाता नहीं था ना, मैं तो अब जाने लगा हूँ, और जब भी जाता हूँ तो मुझे घी हमेशा महंगा मिलता है। मैंने एडमिट किया है, हमें पता है, हमने इलेक्शन में महंगाई इशू है, खास तौर पे एक दिहाड़ीदार के लिए, मजदूर के लिए, सैलरी पर्सन के लिए मुश्किल हालात। इसीलिए हमने हेल्थ कार्ड को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम सब्सिडाइज कर रहे हैं आटा चीनी घी पे, अगर हम लोग दे रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम, लेकिन उनके असरात अभी नीचे नहीं पहुंच रहे हैं। अल्लाह करे वो पहुंचे। अदरवाइज देखें, केपी हमारा होम ग्राउंड था, केपी में इट वाज वन ऑफ द रीजन कि महंगाई की वजह से हमें वहां पे हमें ज्यादा वोट। अच्छा, ये भी आपने खूब कही कि वक्त के वजीर आजम ने कहा है कि हमें महंगाई का सामना है। जिस वजीर आजम की वजह से हमें महंगाई का सामना है, आपको हमारे साथ इज़हार यकजहती और ताज़ियत करने के बजाय आपने यहाँ भी कप्तान का सहारा ढूंढा। सर कोई खुदा का खौफ करे यार, सर कोई खुदा का खौफ करे। घी मुझे हर दफा महंगा मिल रहा है तो मैं जाके नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तबर्रा करूंगा। मैं जिस जगह जाता हूं, मुझे लोग इमरान खान के बारे में जो कुछ कहते हैं, अगर मैं उसको अनएडिटेड ऑन एयर कर दूं तो आपको पता है आपकी हुकूमत कहां पहुंचेगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब से निमट के आपकी तरफ आ रहा हूं। जी बोलिए बोलिए। मगरमच्छ की आंसू बहाती है ना, अगर तो ये गरीब हो गए होते। देखिए जनाब, अगर ये मैं अर्ज करूंगा कि महंगाई कब होती है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, महंगाई उस वक्त होती है, महंगाई उस वक्त होती है जब मईशत खराब हो, जब पैदावार कम हो जाए। चूंकि पैदावार कम हुई है हर चीज की, इसलिए महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, रुपया जो है वो उसकी वैल्यू गिरी है।
इंपोर्ट जो चीज़ें की हैं वो महंगी हो गई हैं, उनका असर हो गया है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये मजमूई तौर पर इमरान खान की नाकामी है जो इस वक्त अवाम फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने उनका कहा कि जी अवाम का एतमाद हासिल है, तो कुछ तो बैरिस्टर साहब ने कह दिया, एक का दो जुमले में और कह लूँ। कुछ ये है, एक तो एतराफ़ कर लिया बसरा साहब ने KPK का, दूसरा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस देख लें, तीसरा जो है वो इनके मर्दान का ज़िमनी इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून ने जीता, पंजाब के सारे ज़िमनी इलेक्शन वाई एक के मुस्लिम लीग नून ने जीते, और कराची का ज़िमनी जीत गई, और कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़िमनी जो अपना बल्दियाती इंतखाबात थे वो आप देख लें मुस्लिम लीग नून जीती। तो कौन से अवाम है जिनका एतमाद इमरान खान को हासिल है, वो अवाम हमें बताएं। जी बैरिस्टर साहब, सर आखिरी गुलफिशानी करके फिर मैं जान छुड़ाऊँ। सर इमरान खान जो है वो, आपको बताता चलूँ मैं, असद उमर, हज़रत अल्लामा असद उमर मद्दज़ल्लहु आली फरमाते हैं इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हीरो। सर इमरान खान पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्या बन चुके हैं, इसका कौन बताएगा? नूरुल आरिफीन, ये दोनों कम है कि आप इनके साथ बसरा साहब मैं आ रहा हूँ, इसका जवाब आपसे भी लूंगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर मुझे बात, मैं समझता हूँ जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्हीं के लिए हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतें उन्हीं की होती हैं। तो उनका क्या है राय, वो तो मैं कहता हूँ आप कैमरा किसी दिन लेके नूरुल आरिफीन साहब आए इधर और मैं आपको लेके चलता हूँ इमरान खान का जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनकी परवरिश हुई, जहाँ पे उनका बचपन और जवानी गुजरी है, तो उन मोहल्लों में चलते हैं और जाके पूछिए कि लोगों की क्या राय है इस वक्त हुकूमत के बारे में। मैं समझता हूँ कि जो हालात कर दिए गए हैं, अगर इन्हें ये अभी भी नॉन सीरियस लेते रहेंगे तो फिर मामलात पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। हाँ, इन्हें अवाम की कोई हिमायत नहीं है, कुछ खवास की है। अब वो खवास भी बड़ी जल्दी आम बनने वाले हैं और आपको पता है जब वो खवास जो हैं वो आम बन जाया करते हैं तो फिर कोई उन्हें मुंह नहीं लगाया करता। आप भी जानते हैं, वो हमने बड़े बड़े गलियों में रुलते हुए देखे हैं। तो अब इनका भी चलचलाव का वक्त है। कोई अवाम नहीं है जो कहते हैं ये हमने बड़ी मैं बड़ा सीधा सादा सा आदमी हूँ, मुझे ये सब बातें समझ में आ नहीं रही, पता नहीं क्या। बहरहाल आप कह रहे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं वरना आपने मजाक शुरू कर दी तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब थोड़ा सा वेट कीजिए। इनको पसंद करते हैं। एक जुमला, सिद्दीकुल फारूक साहब जी, एक जुमला। अगर 80 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी इन्हें पसंद करते हैं तो ये तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का 4% बनते हैं। अगर वो सारे पसंद करें तो 4% के अगर ये वजीर आजम है तो रहें खुशी से। जी शौकत बसरा साहब, इमरान खान से पहले जो वजीर आजम थे ना, उनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। किस काम में भला? दिहाड़ियां लगाने में, टीटियां लगाने में, लूटमार करने में, मकान बनाने में, मालात बनाने में। छड़ दिया करो यार, तुसी तो साढ़े बच्चों का भी माल लुट के खा गए हो। बात यह है नूरुल आरिफीन, मैं फिर कह रहा हूँ, वो शौकत खान भी आ रहा है कच्चा चट्ठा दरमियान में मैं बोला हूँ बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इनको कहें तैयारी करें। हमें भी पता है कि महंगाई का इशू हमें फेस करना पड़ेगा। फंडिंग का भी आ रहा है कच्चा चट्ठा। और इंशाल्लाह मई में हम बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब करवाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग और शौकत खानम, वो सारी ईमानदारी का पोल खुलने वाला है। सर फॉरेन फंडिंग जैसे अहम मौजू को आपने कब छेड़ा है, शौकत बसरा साहब परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, इससे पहले कि शौकत बसरा साहब मजीद परेशान हो, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। शौकत बसरा साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और सिद्दीकुल फारूक साहब का शुक्रिया। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।